हम लोग शुरू करेंगे। आपकी दिलचस्पी आज की राजनीतिक घटनाओं पर है, लेकिन पहले मैं पदयात्रा पर अपना एक ब्रीफ संक्षिप्त में अपना एक बयान रखूंगा, उसके बाद आपके सारे सवाल लेंगे। सबसे पहले आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से शुरू किया है, उसको आज करीब करीब 17 महीने हो गए। इन 17 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा होते हुए मैं बेगूसराय पहुंचा हूं। बेगूसराय में भी पिछले 1 महीने से मैं हूं और ये यात्रा पूरी करने में करीब करीब 13 जिले करने में मुझे 17 महीने लग गए। इन 17 महीनों में तकरीबन 4,500 गांवों में हम लोग गए, वहां लोगों से बात करी, पदयात्रा के उद्देश्यों को समझाने का प्रयास किया। और मैं 3, 4, 5 दिन और बेगूसराय में रुकूंगा। बेगूसराय सदर, डंडारी और साहेबपुर कमाल, ये 3 प्रखंड की पदयात्रा और बाकी है। वो इसलिए कि साहेबपुर कमाल से होते हुए मुझे खगड़िया जाना है। पदयात्रा के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, मेरी अपने जीवन की जो 20 साल का मेरा सामाजिक राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन, बेकारी, बदहाली है, इसका मूल कारण ये है कि यहाँ के लोग जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, एक तरीके से उसको भोग रहे हैं। इन सारी समस्याओं से जूझने भोगने के बाद भी जब वो वोट करने जाते हैं तो इन समस्याओं को छोड़कर, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता को छोड़कर वोट वो उन विषयों पर करते हैं जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। बिहार में पिछले 30-35 वर्षों में मूलतः सिर्फ 4 बातों पर ही लोग वोट देते आए हैं। पहला है जाति, लोग अपने जाति समूह के उम्मीदवारों को सही या गलत की चिंता किए बगैर वोट करते हैं। दूसरा है धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा बिहार में फिनोमेना है, वो है लालू जी का डर। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट करता है या भाजपा गठबंधन को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो लालू जी को वोट नहीं दे सकता है। और चौथा, यहाँ अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ी आबादी है, करीब 20% की, जो लालू जी को सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि वो भाजपा से डरता है या भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। इन चारों चीजों को आप जोड़ देंगे तो बिहार के 100% वोट का करीब करीब मूल्यांकन हो जाएगा। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, भविष्य सुधारनी है तो इन 4 विषयों से अलग हटकर नेताओं और दल की चिंता किए बगैर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो आप देखते हैं पदयात्रा में सुबह से शाम तक जब मैं पैदल चलता हूं, हर 2 से 2.5 किलोमीटर पर एक सभा होती है जिसमें 400, 500, 1000 लोग रहते हैं। और ये सड़क के किनारे बैठकर या गांव के किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ पर उनको सिर्फ एक ही संदेश है कि आपको वोट जिस दल को, जिस नेता को देना है दीजिए, लेकिन वोट एक बार जीवन में आप अपने बच्चों के लिए दीजिए। एकमात्र संदेश पदयात्रा का ये है कि वोट आप अपने बच्चों के लिए दीजिए और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। अगर आपको अपने जाति वाले को भी देना है तो अगर आप अपने जाति वाले को धान, गेहूं, दूध, सब्जी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं, तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? अपने जात वाले को देना है दीजिए, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई मांगिए, अपने लिए सड़क, अस्पताल, स्कूल मांगिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि मैंने जब बिहार का पदयात्रा से पहले एक अध्ययन कराया तो यहाँ करीब करीब 55% लोगों ने ये बताया कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है। ये कटिंग अक्रॉस कास्ट और क्लास, वर्ग और जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर आधे से ज्यादा लोग बिहार में ये मानते हैं कि बिहार में अगर सुधार करना है तो यहाँ एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। वो दल विकल्प प्रशांत किशोर हो, जन सुराज हो, इस पर सहमति भले नहीं है, लेकिन इस बात पर आधे से ज्यादा लोग सहमत हैं कि भैया नीतीश, लालू, मोदी
राहुल गांधी से आगे बढ़कर एक नया विकल्प, नया दल होना चाहिए। तो अगर समाज में 55% लोग एक नया दल और विकल्प चाहते हैं, तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य यह है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि आप आइए, हम आपकी मदद करते हैं, आप वो दल और विकल्प बनाइए, ताकि मजबूरी में, विकल्प के अभाव में आपको किसी दल और नेता को वोट न करना पड़े। और तीसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर लोगों को समझ में आ जाए, लोग अपने भविष्य, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, लोगों का बनाया हुआ एक दल उनके सामने हो। फिर भी बिहार तब तक नहीं सुधरेगा जब तक बिहार की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझकर उससे निकलने का एक योजना न बनाया जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के हर एक पंचायत का अलग अलग आने वाले 10 वर्ष की योजना बनाना, ताकि पंचायत की स्थिति को देखकर उसका आकलन करके ये तय किया जाए कि क्या कुछ करने से इस पंचायत को अगले 10 वर्ष में देश के विकसित पंचायत के तौर पर रखा जा सकता है। और जब मैं अभी बेगूसराय में हूँ तो आपने देखा होगा, अगर हम 18-20 दिन पैदल चलते हैं तो 10-12 दिन मैं कैंप में रहता हूँ, इसी चीज के लिए कि जहां हम गए और जहां नहीं गए हमारे साथी पहुंचे, उन सारे विषयों को इकट्ठा करना, उन लोगों को जोड़ना जो नया दल बनाना चाहते हैं। और बेगूसराय से निकलने से पहले यहाँ के हर एक पंचायत का अगले 10 वर्ष का योजना बनाकर निकलेंगे। इसीलिए पदयात्रा में इतना समय लगता है। हर पंचायत की योजना में वहां पर जल जमाव है, पक्षी विहार है, झील आपका ठीक नहीं, इन बातों की चर्चा तो होती ही है, लेकिन साथ साथ हर पंचायत की योजना में 3 बात निश्चित तौर पर हम लोग बताते हैं। पहला, यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था हर पंचायत में कैसे की जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इसी बिहार झारखंड में हम लोगों ने नेतरहाट जैसा विद्यालय देखा है जो सरकारी विद्यालय था। एक नेतरहाट से मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा अफसर अगर किसी एक विद्यालय से बने होंगे तो नेतरहाट है। तो अगर एक नेतरहाट से इतने परिवार, इतने लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो हर पंचायत में, हर प्रखंड में अगर एक नेतरहाट जैसा विद्यालय हो, उससे मुझे लगता है कि हजारों परिवारों की जिंदगी बदलेगी, बिहार की तकदीर, तस्वीर उससे बदलेगी। तो योजना में ये बता रहे हैं कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की विश्व स्तरीय व्यवस्था कैसे होगी। दूसरी बात जो बता रहे हैं कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। और योजना में साथ में ये भी बता रहे हैं कि बिहार में जो खेती है उस पंचायत के स्तर पर उसको खाने वाली खेती से कमाने वाले खेती में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। जैसे आप गांव देहात में सुनते हैं, लोग आप कहता है कि हम भैया रोपनी करने आए हैं, कटनी करने आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। ये वाक्य आपको क्या बताता है? लोग खेती करते हैं कमाने के लिए नहीं, खेती करते हैं खाने के लिए, और कमाने के लिए वो मजदूरी करने बाहर जाते हैं। तो इस परिकल्पना को बदलने के लिए जहां खेती खाने का साधन नहीं कमाने का साधन हो, ये योजना बना रहे हैं। इसी 3 उद्देश्यों को लेकर अभी तक हम लोग चले हैं। पदयात्रा के दौरान 16 महीने का जो अनुभव मेरा रहा है, इस पर आप जो सवाल करना चाहेंगे आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगले 1 घंटे तक आप जो सवाल चाहें आप सवाल कर सकते हैं। मैं अपने अनुभवों को साझा करूंगा, आगे की योजनाओं पर टिप्पणी करूंगा। अभी बिहार और देश में राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर अगर आप सवाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, माइक से पूछिए, बिल्कुल इत्मीनान से पूछिए, कोई घबराहट नहीं है, मैं घंटा बैठे। बोलिए। बिहार में आज राजनीतिक घटनाक्रम के तहत नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दिया है और एनडीए के साथ सरकार बनाने वाली है, इस पे क्या? मेरे भाई, अगर आप पिछले 1 साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में
जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार हैं, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का, ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार हैं। सभा चुनाव है, तो ये घटना हुई है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव के नजरिए से मैंने पहले भी कहा है और कैमरे पर कहा है कि नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला था। ये तो लोगों को पता था। और जब हम लोग कह रहे थे तो उनका कोई दल का आदमी चिल्लाता था, अरे प्रशांत किशोर को क्या आता है। ये तो डर इतना है ना, लोगों को पता है। मैं कोई ऐसे बिहार का कोई नेता तो हूं नहीं कि कह दूंगा कौन जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा 5। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था अभी खाता नहीं खुलने वाला है, तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर, भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसका सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, काडर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 एमएलए थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया? एक बार फिर नीतीश कुमार भागे तो आपने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है, और आज फिर उसी नीतीश कुमार को आप बिहार पर थोप रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को 20 वर्ष तक लालू के हाथ में बेचा, इसकी चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या होगा। 10, 15, 20 सांसद हमारे जीत के यूपीए के आते रहे, लालू जी अगर पूरा बिहार लूट कर बर्बाद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं थी सोनिया गांधी को, कोई चिंता नहीं थी कांग्रेस की लीडरशिप को। वही हाल आज भाजपा के लीडरशिप का है। उनकी चिंता बस इतनी है कि संसद में अगले लोकसभा चुनाव में हमारा 30-35 सांसद जीत कर आ जाए। अगर नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है, उनकी मानसिक हालत नहीं है बिहार को चलाने की, इसकी कोई चिंता उनको नहीं है। वो बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, उनको बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है। तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके, रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। मेरे भाई, ऐसा है कि मेरा संबंध किससे है ये बताने वाले पंडित इतने हैं बिहार में कि बेचारे 1.5 बरस से कोई बता रहा है कि मैं भाजपा से मेरा संबंध है, कोई बता रहा है कांग्रेस से है, कोई बता रहा है नीतीश और लालू से है। मेरा संबंध इस देश में ज्यादातर बड़े नेताओं और दलों से रहा है, लेकिन पिछले 2 बरस से जब से मैंने वो काम छोड़ दिया, मैंने एक ही संबंध बनाया और उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो है संबंध बिहार की जनता से। मेरा संबंध बिहार की जनता से है और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं कि ये जो चला रहे हैं ये लोग, लालू, नीतीश, भाजपा, ये जो रिवॉल्विंग डोर चला रहे हैं, जिसका जब मन है वो बैठ जाता है, इनका सामूहिक खात्मा अगले 2 बरस में बिहार की जनता की मदद से कराकर आपको दिखाएंगे। आप हमेशा मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हैं। आपने कहा कि 2 साल पहले तक संबंध था,
बड़े बड़े नेताओं से, तो चीजों को बदल सकते थे, चीजों को बदल सकते थे, आप उनको सुझाव दे सकते थे कि इस तरह से बिहार को चलाना है, ये योजना लाइए, ऐसे करिए, बिहार डेवलप होगा, ये कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, किया भी। 2015 में बिहार की राजनीति से मेरा कोई लेना देना कभी नहीं रहा है, लेकिन 2015 में जब यहाँ मैंने नीतीश कुमार की मदद की तो उसके साथ साथ 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की। लेकिन हम कोई मंत्री नहीं बने, हम यहाँ कोई ओहदा लेकर नहीं रहे, हम तो चले गए। उसके बाद यहाँ पर उसको करने की जिम्मेवारी नीतीश सरकार की थी, और अगर उन्होंने नहीं किया तो हम ही यहाँ वापस आकर वो गलती सुधारने का या इसको बेहतर करने के लिए भी अपना घर परिवार काम धंधा छोड़कर हम ही पसीना बहा रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप उस समय भी सवाल कर रहे थे, आज आप भी सवाल कर रहे हैं। हम ही आज आकर अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं कि अगर इनको सलाह देने से नहीं सुधरा तो हम खुद उतरकर जनता को सलाह देकर इस काम को करेंगे। सर हैं? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब समय आएगा मैं चुनावी मोड में भी आऊंगा और आपको उसका असर भी दिखेगा। आपको नहीं दिखा, एक एमएलसी का चुनाव हमने अभी कराया निर्दलीय अफाक अहमद का, आज से 6-8 महीना पहले। उसमें एक ओर से महागठबंधन के उम्मीदवार थे, 30 वर्ष के जीते हुए एमएलसी, उनकी मृत्यु हुई तो उनका लड़का लड़ रहा था, और वहां के 5 भाजपा के सांसद लगे हुए थे अपने कैंडिडेट को जिताने में। जीता कौन? जनसुराज समर्थित आदमी। तो आप इस पर भरोसा रखिए, इतना हमें ज्ञान है कि यहाँ चुनाव कब होगा। जब चुनाव होगा तो आप जनसुराज को, प्रशांत किशोर को चुनाव के मोड में भी देखेंगे और इन लोग का सबका खटिया खड़ा करते हुए भी आप देखिए। ये लोकसभा चुनाव में इंडी एलायंस का क्या भविष्य देखते हैं? नीतीश जो इसके सूत्रधार थे, नीतीश कुमार वो खुद चले गए। पहले बात तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार कभी इसके सूत्रधार थे नहीं। ये तो अपने से आप लोग, कुछ बिहार के पत्रकार और जदयू के कुछ बड़बोले नेता अपने आप को संयोजक, सूत्रधार, पता नहीं प्रधानमंत्री का फेस क्या क्या बता रहे। आप मेरे वक्तव्यों को पिछले 1 साल से सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहली बात, इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना है, जिस तरह के उसमें प्रयास हुए हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि उससे उनको कोई बहुत सफलता मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि ना उनके पास कोई नैरेटिव है, ना कोई पब्लिक से कॉन्टैक्ट है, ना जमीन पर कोई काम हो रहा है, ना कोई उनके लिए नया प्रयास हो रहा है, ना आपस में उनकी सामंजस्यता है, ना कोई चेहरा, ना कार्यक्रम। तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? दूसरी बात, अगर जो भी उनकी ताकत है इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश कुमार का क्या था भाई? पटना में एक बैठक होने से आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इसके सूत्रधार हैं। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की मैंने सुनो मेरी बात। आप दल की आपकी ताकत है नहीं, कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है। किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं, और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लिख कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूं, ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। और ये लोकसभा चुनाव के
6 महीना के अंदर आपको दिखेगा। प्रशांत जी, सबसे पहले बात ये महत्वपूर्ण कि आप जो सर्वे करवाया या लोगों की जनभावना को जो समझा कि 55% लोग इस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 2 बरस पहले थे, आज की घटना के बाद तो बढ़ के 60-65 हो गया होगा। इस बात में बहुत दम है जी, आपके, इस बात में बहुत दम है। उस 55% लोगों को कोई विकल्प नहीं मिला। अब जो विकल्प देने की एक बात हो रही है, क्या उस विकल्प में फिर वही जातवाद या वही पूंजीपति वर्ग आएंगे जो इस तरह का? देखिए, विकल्प जो बनाने की बात है, अगर वो विकल्प मैं बनाता या कोई 10, 15, 25, 50 व्यक्तियों का समूह बनाता, कोई जाति विशेष के लोग बनाते, कोई धर्म विशेष के लोग बनाते, कोई परिवार के लोग बनाते, तो आपकी बात सही हो सकती थी। इसीलिए तो ये प्रयास किया जा रहा है कि विकल्प बनाने के लिए मैं जितना बड़ा प्रयास कर रहा हूं, 2-2.5 बरस गांव गांव पैदल चल के एक एक व्यक्ति से मिलकर विकल्प बनाने का प्रयास करें, ताकि जब ये नया दल बने, विकल्प बने, तो वो दल प्रशांत किशोर का ना हो, किसी जाति विशेष, किसी परिवार का ना हो, पूरे बिहार के लोगों का हो, जो लोग पूरी तरीके से इस बात से कन्विंस है, जो आपने कहा कि इस बात में दम है कि बिहार में नया विकल्प चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में 1% लोग, अगर 100 में 1 आदमी, 50 लोग चाहते हैं नया विकल्प बने, 55 लोग, लेकिन अगर 100 में 1 आदमी भी विकल्प बनाने के लिए खड़ा हो गया, तैयार हो गया, तो पूरे बिहार में करीब करीब 13-14 लाख लोग मिलकर इस दल को बनाएंगे, जो अपने आप में विश्व के स्तर पर सबसे बड़ी घटना होगी। आज तक 10-15 लाख लोग मिलकर कोई दल नहीं बनाए हैं। ये प्रयास हम कर रहे हैं कि लाखों लोग, 10 लाख लोग से ज्यादा लोग मिलकर इस दल की स्थापना करें, ताकि वो किसी एक व्यक्ति का दल ना हो, उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाए। जो लोग इसको बनाएं वो तय करें कि इस दल का नाम क्या होना चाहिए, वो लोग तय करें कि इस दल का संविधान क्या होना चाहिए, वो सारे वर्गों का दल हो, सारे लोगों, सारे जातियों का दल हो, सारे बिहार के उन लोगों का दल हो जो चाहते हैं कि बहुत हुआ, अब नहीं सह सकते हैं, अब हमें नया विकल्प चाहिए। ये लालू, नीतीश और भाजपा से आगे बढ़ने देखने का समय आ गया है और जनता इसके लिए तैयार है। उसको सिर्फ एक मदद चाहिए। मेरी भूमिका एक कुम्हार की है। घड़ा जो है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। मिट्टी और चाक बिहार में तैयार है, फैला पड़ा हुआ है। मुझे उसको एक साथ करके सही मात्रा में पानी डालकर गूंद कर चाक पर थोड़ा सा सहारा देंगे, अपने आप वो खड़ा होकर आएगा और आपको नया विकल्प बिहार में दिखेगा। और 2 बरस में बिहार में जो ये व्यवस्था बनेगी, पूरा देश इसको देखेगा कि जो बिहार के लोगों ने करके दिखाया है। आज पूरे देश में हम लोग की हंसी उड़ाई जा रही है। ये नीतीश कुमार, पलटू राम के चक्कर में पूरे देश में लोग हंस रहे हैं कि भाई बिहार में क्या हालत है। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग इससे सीखें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पूरा देश खड़ा होकर कहे कि नहीं, जिस बिहार के लोगों को हम लोग बेवकूफ, अनपढ़ जातियों में बटा हुआ मानते थे, उसी बिहार के लोगों ने मिलकर वो व्यवस्था, वो दल बनाया है जो देश के लिए अनुकरणीय हो। यात्रा के दौरान 13 जिला की आपने पदयात्रा पूरी की। इस पदयात्रा के दौरान ऐसे चेहरा चिन्हित हुए आपकी नजर में जिनको आप पदयात्रा से पहले लक्ष्य ये था कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाएगा जो इसके संस्थापक सदस्य बनेंगे, जो दल को बनाने वाले बनेंगे। अभी तक पदयात्रा का अनुभव है, हर प्रखंड से करीब करीब 2500, इसको नोट कर लीजिए, 2500 लोग जन सुराज के संस्थापक सदस्य बन रहे हैं या बनने के लिए इच्छुक है या वो बनाया जा रहा है। जब मैं बेगूसराय से निकलूंगा तो यहां से करीब करीब हर प्रखंड में 2 से 2500 लोग जन सुराज के आपको मिलेंगे, जो किसी दूसरे दल के मुकाबले बड़ी ताकत है और इसीलिए इतना समय इसमें लग रहा है। और आप जो देख रहे हैं, इतनी बड़ी जो व्यवस्था है, इतने हजारों लोग जो इसमें पैदल चल रहे हैं, यही लोग हैं जिनमें से चुनकर वो निकाला जा रहा है। और यात्रा खत्म होने के 15 दिन के अंदर जिले में, अनुमंडल में, प्रखंड में और पंचायत में आपको पूरी जन सुराज के संगठन के लोग, संगठन, ऑफिस, कार्यालय सब आपको 15 दिन में दिखने लगेगा। लंबे समय से आरजेडी और जेडीयू का जो है शासनकाल चल रहा है, लेकिन आखिर बिहार बदलेगा कैसे?
क्या उसका चेहरा कहीं प्रशांत किशोर जी तो नहीं? बिहार तब बदलेगा जब बिहार के बच्चों का चेहरा लोगों की प्राथमिकता बन जाए, मोदी के चेहरे पर वोट बंद हो जाए, लालू के चेहरे और मोदी के और नीतीश के और प्रशांत किशोर के चेहरे पर नहीं। जिस दिन लोग अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट देने लगेंगे उस दिन बिहार बदलेगा। जिस दिन लोगों को इस बात का एहसास होगा कि मोदी को वोट देने से बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, हमारे बच्चों का पलायन नहीं रुका, उस दिन बिहार बदलेगा। जिस दिन लोग जाति वालों को वोट देने से पहले उनसे ये सौदा करेंगे कि हमारे बच्चे को पढ़ाई रोजगार दोगे तब तुम्हें वोट दूंगा, तब बिहार सुधरेगा। प्रशांत किशोर को वोट देने से, जन सुराज को जिताने से बिहार नहीं बदलेगा। लोगों को अपने स्वभाव में, अपनी समझ में फर्क लाना पड़ेगा, तब बिहार बदलेगा। वरना अगर कल जन सुराज जीत जाए, प्रशांत किशोर बैठ जाएं, तो भी हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि बंधुआ मजदूरी जो है, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। कोई जाति के आधार पर बंधुआ मजदूर है, कोई धर्म के आधार पर बंधुआ मजदूर है, कोई लालू के डर से भाजपा का बंधुआ मजदूरी कर रहा है, कोई भाजपा के डर से लालू का बंधुआ मजदूरी कर रहा है। तो जब बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से हम लोग अपने आप को आजाद कर लेंगे, बिहार में परिवर्तन होगा। और आप देखेंगे कि अगले 10 वर्ष में हम लोग के जीवन काल में वो समय भी आएगा जब बेरोजगारी और पलायन छोड़िए, 10 वर्ष में मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, हम लोग वो समय देखेंगे जब दूसरे राज्यों से लोग बिहार में नौकरी रोजगार करने आएंगे। ये विजन और ये सपना लेकर ये प्रयास कर रहे हैं। किसको दिया है? ये पहले तो आप लोग कुछ थोड़ा भी अपना रिसर्च करके नहीं आते। आपने कहा कि महागठबंधन सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है। कैसे दिया है? 2 लाख शिक्षकों की बहाली की आप बात कर रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड है ये। इसमें आधे से ज्यादा लोग वो थे जो पहले से शिक्षक थे, वो नियोजित शिक्षक थे, अब उनको राज्यकर्मी बना दिया गया। तो ये नया रोजगार नहीं है। दूसरा, जो नए लोगों को मिला पढ़ाई का साधन, उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के बाहर के लोग। नीतीश कुमार बेवकूफ आदमी खड़ा होकर खुद ही गिना रहा है कि 12-13 राज्यों के लोग आकर यहाँ शिक्षक बने हैं जरा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है उस सरकार की वो संख्या जारी करके बता दे कि कितने बिहार के नए लड़कों को शिक्षकों की नौकरी मिली है। 50% से ज्यादा लोग का सर्विस कंडीशन बदला गया है, नया रोजगार नहीं मिला है। और जो 50% के आसपास नए लोगों को शिक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया है, उसमें से ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। ये महागठबंधन, तेजस्वी, नीतीश, लालू, इनका सोच है कि हमारे बच्चे जाकर बाहर मजदूरी करें, ठेला लगाएं, सब्जी बेचें और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में 50,000 रुपया के शिक्षक का काम करें। ये इनकी दूरदर्शिता दिखाता है। ये प्रधानमंत्री बनने के लालच में अपना देश में इमेज बना रहे थे नीतीश कुमार कि हम पूरे राज्य में यूपी के और गुजरात के लोगों को नौकरी देंगे बिहार में, तो सब लोग कहेगा कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा नेता है। ये आदमी अपनी कुर्सी और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार के किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बेचने को तैयार है। ये बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार, आज के नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। बिहार के लोगों की बलि चढ़ जाए, इस आदमी को कोई चिंता नहीं। अब इस देश में, इस धराधाम पर, इस धरती पर महात्मा गांधी से बड़ा सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विचारक, आइकॉन तो पूरे देश में कोई बना नहीं। तो अगर गांधी को लेकर नहीं चलेंगे तो किसको लेकर चले? आप बता दीजिए। गोडसे को लेकर चले? मेरे भाई, गांधी ही वो सोच है, गांधी ही वो विचारधारा है, गांधी ही वो आइकन है जो आज की इस परिस्थिति से हम लोग को बाहर निकाल सकते हैं। इसी सोच को साथ में लेकर समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जा सकता है। इसी सोच और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर बिहार को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलाई जा सकती है। गांधी ने अपने विचारों से, अपने कार्य से, अपने आचरण से, अपने प्रयास से देश को आजाद कराया। बिहार, अभी जरूरत है कि बिहार के लोग उन्हीं गांधी के मार्ग पर चलकर, उन्हीं के बताए रास्ते को फॉलो करके राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अपने आप को आजाद कराएं। सर, आप कहते हैं कि युवाओं और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जन स्वराज में आपके अलावा तो कोई और चेहरा नहीं दिखता। क्योंकि आपको चेहरे देखने की आदत है।
बिहार में आपको चेहरा खोज रहे हैं। जो यहाँ जितना बड़ा क्रिमिनल है, बदमाश है, ठग है, शराब का व्यापारी है, जो रोज दल बदलता है, वो आपको बड़ा चेहरा दिखता है। और जो हजारों जमीन से जुड़े हुए लोग जनसुराज में जुड़ रहे हैं, उसको आप चेहरा नहीं मानते हैं। वो सब आदमी, हमने अभी बताया कि करीब करीब 2500 लोग हर प्रखंड से जुट रहे हैं। तो आपके लिए वो सब लोग उड़ीसा के हैं? लेकिन वो लोग तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं दिख रहे आपका? बस और बस आप ही दिख रहे हैं। तो भैया कहाँ नहीं दिख रहे? एक दिन भी चले पदयात्रा में? पदयात्रा में एक दिन भी चले हो? एक दिन भी आपने पदयात्रा को कवर किया? ये बाहर जो लड़के, सैकड़ों लड़के बैठे हुए हैं, ये इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं कि क्योंकि ये किसी विधायक के लड़के नहीं। आपकी सोच यही है। आप सोचते हैं कि किसी विधायक का एक लड़का आ जाएगा तो उसका इंटरव्यू लोगे और बताओगे कि ये बहुत बड़े नेता है। ये बिहार के गांव के वो लड़के हैं जो जज्बा रखते हैं, जो बिहार को सुधारना चाहते हैं। इनके पास पैसा नहीं है, इनके बाबूजी मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन ये आपको चेहरा नहीं दिख रहा है। चेहरा कब दिखेगा? कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, उसका लड़का यहाँ बैठेगा तो आप कहिएगा कि बहुत बड़ा चेहरा है। कोई विधायक का लड़का आके यहाँ बैठेगा तो उसको आप बहुत बड़ा चेहरा बताइएगा। और ये सैकड़ों लड़के जो अपना जीवन खपाकर बिहार को सुधारने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं, ये आपके लिए चेहरा नहीं है। बोलिए। 2014 में जैसे आपने लोकसभा में भाजपा के लिए काम किया, जी, इसके बाद आप जो है जदयू में उपाध्यक्ष पद पर गए हैं। तो 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपने भाजपा के लिए काम किया। जब आपका वहां मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो फिर आपने जदयू में काम किया। और जदयू में काम करने के बाद आपको क्या लगता है कि दोनों की पार्टी में आपने काम किया? संभवतः शायद जो अन्य पार्टी में भी आपने प्रयास किया, और एक प्रयास में जब सफलता नहीं मिली है, तब आपने जन स्वराज की जो है पार्टी का जो पद यात्रा प्रारंभ की। इस पर क्या कहना चाहिए? मेरे भाई, आपका इतना ज्ञान है कि आपके ज्ञान ने हमको आह्लादित कर दिया। आपको दो ही याद है। हम 2014 में नहीं, 2012 में भाजपा का गुजरात में मदद किए, 2014 में उनके लिए काम किया, 2015 में नीतीश कुमार को यहाँ मदद किया। उसके बाद पंजाब में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बंगाल में, 10 राज्यों में हमने लोगों की मदद की है। तो पहले तो अपना जानकारी पूरा कर लीजिए। और जो काम हमने किया है वो डंके की चोट पर किया है, चोरी नहीं की है, किसी का लूटा नहीं है। अपने दिमाग से, अपने परिश्रम से, अपने ताकत से, अपने लिए, अपने समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ नाम ही अर्जित किया है। दूसरी बात, हम किसी मुख्य, हमारा जो काम है वही हमारी पहचान है। आज आप लोग ये 70 लोग आए हैं इंटरव्यू लेने, इसलिए नहीं कि हम पैदल चल रहे हैं, इसलिए कि आप 10 बरस का मेरा काम जानते हैं। अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, आपको भी हम इसी बेगूसराय से गुजरते तो आप कहते ये कौन है। तो 10 बरस किए हैं काम, तभी आप आए हैं। हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं कि पैदा हुए और कहे कि अब हम हैं तारनहार सबके, इसीलिए वो काम किया। आपने कहा कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। हमारे मन की कामना आपको मालूम है, इसके लिए तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जहां तक देश जानता है, उस 10 बरस में इस देश में, उस विधा में हमसे बड़ा नाम तो किसी का नहीं था। चाहते जीवन भर वही काम करते, लेकिन जब वो ताकत, वो पहचान, वो शक्ति बनी, जब अनुभव पूरा हुआ तो उसको लेकर यहाँ आए हैं। और 2 बरस से सब कुछ छोड़कर अपने जीवन का खेत में रहते हैं, गांव में चलते हैं। 2 बरस से रात दिन एक किए हुए हैं कि यहाँ की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए। आपने कहा उस दल को किया, उस दल को किया। अगर उस दल में वो सब कुछ सही होता ही तो फिर हमको नए प्रयास की जरूरत क्या है। लेकिन दो ही, अगर आप कोई प्रयास करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिली तो आपके पास 2 विकल्प है। या तो आप थक हार के बैठ जाइए कि भाई हो नहीं सकता है, दूसरा ये है कि उससे और बेहतर प्रयास कीजिए। तो हमारी गिनती आप दूसरे वाले में रखिए। हमने यहाँ प्रयास किया कि नीतीश को मदद करके 7 निश्चय बनाकर, बिहार विकास मिशन बनाकर बिहार को सुधारा जाए। नहीं सुधरा तो उससे बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं ना। यहाँ बैठ के खाली टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकर बिहार पर टिप्पणी नहीं करता हूं मैं। जब मैं बिहार में नहीं था तो देश भर के पत्रकार अगर बात करते होंगे, देश भर, देश विदेश की राजनीति पर चर्चा करते थे, बिहार पर नहीं बोलते थे। बिहार पर तब बोलते हैं जब 2 बरस से बिहार के गांव गांव में अपना पूरा जीवन लगाए हुए हैं।
बाहर के केरल में क्या हो रहा है, इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है, आप लोग पूछते हैं तब भी लिमिटेड बात ही बोलते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ आए हैं ये सोच समझकर अपने 10-15 बरस के अनुभव के आधार पर कि अगर बिहार में सुधार करना है तो बिहार में समाज के स्तर पर प्रयास होना चाहिए, और वो प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं। अरे आपका हक है पूछने का, बेतुका पूछे कुछ। उसी हिसाब से पूछने जा रहा हूँ, मास कॉम के एथिक्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कि अभी तक आपने सारे सवालों पे प्रॉपर्ली हमें आंसर किया, बट इनका फैक्ट्स का पार्ट में ये, बट ये जो फंडिंग आ रही है जन सुराज को लेकर, कहाँ से आ रही है? क्या ये क्राउड फंडिंग? मेरे भाई ऐसा है, आपने कहा कि आप हमको सुनते रहे हैं, तो आपने सुना नहीं है कभी, क्योंकि जिस दिन से हम ये पदयात्रा चला रहे हैं उस दिन से हर प्रेस वार्ता में आप पहले बेतुका पूछने वाले नहीं हैं। ये बेतुका सवाल नहीं है, तो बिल्कुल सही सवाल है। हर पत्रकार, हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। उसका जवाब ये है कि ये पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्षों में हमने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकारें हैं जिनको सरकार बनाने में, जीतने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को ये लगता है कि अच्छा जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहा है, नहीं, पैसा वो कोई नेता नहीं देता है, कोई दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में भी आप किसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयासों में यकीन है, लोग वो मदद कर रहे हैं। तो उन राज्यों में जहां मैंने काम किया पिछले 10 साल में, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया, उस व्यवस्था से, उन दलों से, उन नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग पैसा दे रहे हैं और उसी पैसे से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। सर एक सवाल है, एक बात, आप ये बेतुका सवाल अगली बार जदयू से और राजद से भी जरूर पूछिएगा। पत्रकार और मास कॉम के एथिक्स की आपने बात की है, मैं एक बार अपना फुटेज हमको दिखा दीजिएगा जिसमें आप ये पूछ रहे हो तेजस्वी यादव से कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आता है, अपना बर्थडे एरोप्लेन, चार्टर्ड प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहां से आता है। ये सवाल अगर आपने नीतीश कुमार से पूछा होता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप हमसे सवाल पूछिए, आपका हक है, हमको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन ये जवाब सबसे मांगा जाना चाहिए, सिर्फ जनसुराज से। दूसरा न दे तो भी मैं दूंगा, सुनिए, दूसरा कोई न जवाब दे फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी पूछिएगा, यहां पर डॉक्टर तनवीर से भी पूछिएगा और नीतीश कुमार, लालू यादव से भी पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि आप लोग जो राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में जिसका मदद किए थे वो पैसा दे रहा है, और बिहार में तो कम से कम कोई खड़ा होकर माई का लाल नहीं कह सकता है कि हमने 1 रुपया भी किसी से लिया है जीवन में। लेकिन राजद और जदयू को पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी मैं सोचता हूं कि पत्रकारों को इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि एक बार पूछ के तो दिखाइए। जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, सुनिए, ऐसा है, जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए। लालू, नीतीश, तेजस्वी से तो आप पूछ भी नहीं पाइएगा क्योंकि वो आपको पूछने नहीं देंगे। कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। नहीं, आपका जवाब एक सकारात्मक पहलू है, यह सवाल जानबूझकर पूछा गया था, ये एक सकारात्मक पहलू है जन सुराज के पदयात्रा से संबंधित। बिल्कुल, और मैंने ये भी कहा है, बिल्कुल आपका स्वागत है, मैंने ये भी कहा है कि जब जन सुराज अभियान खत्म होगा तो इस पूरे अभियान पे जो खर्च हुआ इसका बाजाप्ता पूरा डिटेल जारी करेंगे कि 1-1 रुपया कहां से आया और बैंक के माध्यम से कैसे खर्च हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस देश में अभी आप एक छोटा सा मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो आपको प्रतिद्वंदी आपको चलने नहीं देता है, हम आज 16 महीना से इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, हम एक गलती करेंगे ये लोग हमको छोड़ देगा, हमको जिंदा गाड़ देता अभी तक, उसको कोई उपाय ही नहीं है, उसको कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हम पर हाथ नहीं रख सकता। हम आज तक किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं रहे हैं, किसी से धंधेबाजी नहीं करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, अपनी विद्वता से, अपने अनुभव से लोगों की मदद की है और उनसे कह रहे हैं कि मदद करो,
देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में लोगों की व्यवस्था, उनकी जिंदगी सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मदद कीजिए और लोग मदद कर रहे हैं। सर एक सवाल है, आप सर भाई देखिए, आपको पूछना, आप 2 घंटा बैठिए, लेकिन बीच में उठिएगा तो गड़बड़। जब आप जितने देर करना है साथ में कर लीजिए, फिर हम खत्म करेंगे। बिहार के इतने जिलों में आपने पद यात्रा की है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के इतने पलटने के बाद जो जनता नहीं सुधरी, जो वोटर नहीं सुधरे, वो क्या इस बार पलटने पर सुधर पाएंगे? मेरे भाई, ये आपका भ्रम है कि जनता नहीं सुधर रही। आज के तारीख में आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं दावे के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के लिए आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं, 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है, और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहारा नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया। ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है, वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है। ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है, जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए। सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाके उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। भविष्यवाणी नहीं करते हैं ये तो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर भविष्यवाणी नहीं करता है। सुनिए मेरी बात, मैंने जीवन में सिर्फ एक बार, बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी, बंगाल के चुनाव को लेकर। जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा, तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 एमपी नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। फिर भाई हम जितना घोषणा कर रहे हैं उतने सुनो। इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, बिहार वासियों को कितना इससे क्षति भरना पड़ेगा, और क्या आप इसे सही मान रहे हैं गलत? देखिए नीतीश कुमार, लोग कोई कहता है कि भाजपा जात धर्म का, कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया
कि 30 बरस से जिन जातियों के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है, जो कि आंकड़ों में दिख रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो हकमारी किसने की है? पिछले 32 साल से तो लालू और नीतीश ही सत्ता में हैं। इन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, उनको कोई विभाग नहीं दिया, उनको संसाधन नहीं दिए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके राजनीति पर कुर्सी पर बैठे। तो जनता उसको देख चुकी है। और अगर अभी तक जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि नीतीश कुमार ही उससे, तो इनको भागने की जरूरत क्या पड़ी? हम तो ये बात पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे का इनको नुकसान होगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि तुम जाति की बात करते हो, जाति की गणना करते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मलाई मारते हो तुम और लालू जी। इसलिए भैया अगर इनको दम था तो अभी फिर सरकार बनाए हैं। किसी मुसलमान को बना दें होम मिनिस्टर, किसी अति पिछड़े को बना दे होम मिनिस्टर। अरे फालतू का बकवास कर रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सरकार भाजपा, अभी तो लालू जी के साथ बनाए तो उसमें तो हक नहीं दिया। अब अगर भाजपा के साथ बनाए हैं तो अति पिछड़ों को, दलितों को नीतीश कुमार अपने पार्टी के किसी अति पिछड़ा को होम मिनिस्टर बना दें। मैं चुनौती दे रहा हूं, किसी अपने पार्टी के दलित महादलित साथी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, शिक्षा मंत्री बना दें। हम देखते हैं, अगर चुनौती दे रहे हैं, अगर बना दे तो मान जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब कितना सवाल आपके साथ